हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आपका स्वागत है हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल SKGS एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भाग 1, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। पॉलिटी के सेक्शन में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में, भारतीय संविधान के भाग के बारे में, और आज से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाग 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 22। तो इसी तरह हम भाग 1 यानी कि 22वें भाग को डिटेल में पढ़ेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा है और उन्हीं 4 अनुच्छेदों को हम आज डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। कहने का अर्थ है कि भारत राज्यों का समूह है। भारत राज्यों का समूह है और इसी के साथ इसमें यूनियन और फेडरेशन की चर्चा की गई है। यूनियन कहने का अर्थ है कि राज्यों का वैसा समूह जो कभी भी अपने देश से टूटकर अलग नहीं हो सकता है, उसे हम यूनियन कहते हैं। जैसे कि भारत, भारत क्या है? एक राज्यों का समूह है जो कभी भी अपने देश से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। और वहीं फेडरेशन, फेडरेशन की चर्चा अमेरिका में की गई है। अमेरिका में क्या है? फेडरेशन है। अमेरिका में 50 प्रांत हैं। सभी प्रांतों के अलग अलग झंडे, अलग संविधान, अलग शक्तियाँ दी गई हैं। तो वे कभी भी अपने देश से टूटकर एक अलग देश बना सकते हैं। उनमें फेडरेशन की चर्चा की गई है, जबकि ऐसा भारतीय संविधान में नहीं कहा गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का समूह है जो कभी भी अपने देश से अलग नहीं हो सकता है। उसी तरह अनुच्छेद 1 के 1 में कहा गया है कि भारत संघ के राज्य क्षेत्र की चर्चा प्रथम अनुसूची में दी गई है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई चीज़ पूछता है कि भारतीय संविधान में राज्यों की चर्चा कहाँ की गई है, तो भारतीय संविधान में भारत संघ के राज्य क्षेत्र की चर्चा प्रथम अनुसूची में की गई है। जैसे कि हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि प्रथम अनुसूची में भारत के संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों की चर्चा है। वही बात यहाँ कहा गया है। उसी तरह अनुच्छेद 1 के बी में कहा गया है, इसमें 3 तरह की बातों की चर्चा की गई है। पहला में कहा गया है कि भारत में कुछ राज्य होंगे, यानी कि भारत जब बना तो उस समय राज्य कुछ ना कुछ होंगे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज की चर्चा की गई है। उसके बाद तीसरा में कहा गया है अर्जित भूमि की चर्चा की गई है। अर्जित भूमि का अर्थ है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला लेता है या आक्रमण करके जीत लेता है या संधि कर लेता है, तो उन क्षेत्रों को भी भारत में जगह दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो उसमें अर्जित भूमि को भी शामिल किया जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा अनुसूची 1 को इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है और भारत राज्यों का समूह है, और इसी की चर्चा करते हुए भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का जिक्र किया गया है। यूनियन का अर्थ होता है राज्यों का समूह जो कभी भी अपने देश से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। उसी तरह अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों की जानकारी अनुसूची 1 में मिलती है, यानी प्रथम अनुसूची में मिलती है। और 1 के बी में कहा गया है, इसमें 3 तरह की बातों की चर्चा की गई है। भारत में कुछ ना कुछ राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और अर्जित भूमि यानी कि विदेशी भूमि को भी इसमें जगह दी जाएगी। उसी तरह कहा गया है राज्यों के संघ के बारे में जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का समूह है, और यह समूह में 2 तरह की बातें कही गई हैं। पहला में कहा गया है कि यह संघ यानी भारत हमारा जो राज्यों का संघ है वह किसी समझौते का परिणाम नहीं हुआ है, यानी हम लोगों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है कि हम किसी समझौते के तहत आपसे जुड़े हुए हैं, ये हम लोगों के बीच नहीं हुआ है। और उसी में दूसरी बात में कही गई है कि इसमें राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, यानी इसमें भारत में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 1 में की गई है। क्या कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, और ये राज्यों का जो संघ है वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही भारतीय
संघ से कोई राज्य अलग हो सकता है। तो इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो इस तरह हम लोगों ने आर्टिकल 1 को समझा कि भारत राज्यों का समूह है और यह कभी भी अपने देश से टूटकर अलग नहीं हो सकता है और न ही होने का अधिकार दिया गया है। अब उसी तरह अनुच्छेद 2 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुसूची 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। कहने का अर्थ है कि जब भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया, जब 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, उसके बाद अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि मान लीजिए आगे चलकर कोई राज्य भारत में आकर मिलता है या कोई विदेशी भूमि को भारत अर्जित करता है या आक्रमण करके जीतता है या संधि करके जीतता है, तो उसे स्थापना या प्रवेश भारतीय संसद कर सकती है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि क्या भारत में कोई विदेशी भूमि मिली है अभी तक, तो मिली है। सिक्किम एक राज्य था जो भारत में अनुसूची 2 के 1 के तहत सहयोगी राज्य बना, और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत बना गया? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। यानी कहने का अर्थ है कि सिक्किम जब भारत में मिला तो उसे अनुच्छेद 2 के ए में एक सहयोगी राज्य के तौर पे मिलाया गया, एक सहयोगी राज्य के तौर पे मिलाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। और वहीं उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया गया। और उस समय सिक्किम भारत में मिला तो राज्य कौन सा बना? 22वां राज्य बना। तो उस समय कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। कहने का अर्थ है कि सिक्किम जब हमारे भारत में मिला तो उस समय अनुच्छेद 2 के ए में उसे एक सहयोगी राज्य के तौर पे मिलाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। उसके जस्ट बाद 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में भारत में मिला लिया गया। और उस समय सिक्किम कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। तो इस तरह हम लोगों ने अनुच्छेद 2 को भी पढ़ा। अब आइए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। अब कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद आर्टिकल 2 में कहा गया कि किसी भी राज्य को संसद विधि बनाकर स्थापना या प्रवेश कर सकती है। वही बात उससे आगे हम देखते हैं, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर संघ और राज्यों को पुनर्गठन कर सकती है। अब जब इसे किसी विदेशी भूमि को राज्य का दर्जा दे दिया गया, अब आगे चलकर कोई भी राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन करना हो तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 3 में कही गई है। और इसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। उसी की चर्चा यहाँ पे किया गया है कि भारतीय संसद विधि बनाकर कौन कौन से कार्य कर सकती है। आर्टिकल 3 के तहत उसका चर्चा है। 1 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। 2 में कहा गया है राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यानी किसी राज्य के सीमा को घटा बढ़ा सकती है। 3 में कहा गया है कि राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, यानी कि किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। 4 में राज्यों के क्षेत्र में कमी कर सकती है, यानी कि उसके क्षेत्र में कटौती कर सकती है। 5 में कहा गया है राज्यों के नाम में परिवर्तन की चर्चा है, और यह अक्सर अभी सबसे ज़्यादा देखा जाता है नाम परिवर्तन, कि किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके दूसरा नाम रख दिया गया। तो 5 में राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद विधि बनाकर। और उसके बाद हम देखते हैं 5वां संविधान संशोधन 1955 के द्वारा। 5वां संविधान संशोधन 1955 में 2 तरह की बातें कही गई हैं। पहला में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। जब आप किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हैं तो उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यानी 5वां संविधान संशोधन 1955 में यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है जब आप किसी राज्य के नाम, क्षेत्रफल या सीमा में परिवर्तन करते हैं। तो 2 में कहा गया है कि प्रभावित होने वाले राज्यों की एक तय सीमा में विचार
मांगा जाएगा। अब मान लीजिए कि भारतीय संसद ने विधेयक बना दिया कि हम बिहार को तोड़ देंगे, बिहार के क्षेत्रफल में हम कमी करेंगे या बिहार के नाम में परिवर्तन करेंगे। तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति मिल गया। अब राष्ट्रपति इसे क्या करेंगे, जो बिहार इससे प्रभावित होगा, तो बिहार यानी कि प्रभावित होने वाले राज्यों से एक तय सीमा के अंदर, यानी कि अर्थ है कि जब बिहार का नाम क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाएगा तो राष्ट्रपति उसे एक तय सीमा के अंदर उससे राय मांगेंगे, यानी विचार मांगेंगे कि आप अपना इस पर विचार दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। और यह आप याद रखेंगे कि यह राय मानना बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति या संसद को किसी भी राज्य का राय मानना बाध्य नहीं है। और ऐसा घटना हम लोगों ने तेलंगाना में देखा। तेलंगाना को जब तोड़ने की बात की गई तो उस समय तेलंगाना ने कहा कि हम अलग नहीं होंगे, लेकिन उस राज्य के बात को न मानते हुए भारतीय संसद ने तेलंगाना को एक अलग स्टेट बना दिया गया। तो इस तरह हम इसमें देखेंगे कि भारत के किसी राज्य में नाम, क्षेत्रफल या सीमा में परिवर्तन किया जाएगा तो उस राज्य की विचार को मानना बाध्य नहीं होगा, यानी उस राज्य के सहमति के बिना भी उस राज्य के नाम, क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश के जगह केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह की बात की चर्चा नहीं की गई है। केंद्र शासित प्रदेश में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश से विचार ही नहीं मांगा जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश से विचार ही नहीं मांगा जाएगा। अब आइए आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन 368 से बाहर है, अतः राष्ट्रपति इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन किया गया है वह संविधान संशोधन 368 से बाहर है, अतः राष्ट्रपति इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। संविधान संशोधन 368 में 3 तरह से संविधान संशोधन होता है, एक में साधारण बहुमत द्वारा, 2 में विशेष बहुमत द्वारा और 3 में विशेष बहुमत और 2/3 बहुमत से। तो ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन है यह साधारण बहुमत से होता है और इसी कारण यह संविधान संशोधन नहीं माना जाता है और न ही इस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। जिसमें इसमें कहा गया है नोट में, यह कार्य साधारण बहुमत से ही होता है, अतः यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और ना ही इस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे फेमस केस बेरुबारी मामला के बारे में देखते हैं। बेरुबारी मामला के बारे में, बेरुबारी मामला क्या था? 1958 में भारत और पाक के बीच एक समझौता हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। समझौता क्या था कि बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को देना था, बेरुबारी क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान को देना था। अब भारत ने बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को देने की सहमति दे दी, लेकिन यह मुद्दा जैसे ही सामने आया इसमें विवाद बढ़ गया। इसमें विवाद क्या हुआ? बढ़ गया। अब लोगों ने कहा कि आप ऐसे ही किसी देश को अपने देश के हिस्से को नहीं दे सकते हैं, अपने देश के हिस्से को किसी अन्य देश को नहीं दे सकते हैं। और यह विवाद बहुत अधिक बढ़ा तो इसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट से सलाह की चर्चा आर्टिकल 143 में है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा गया कि क्या जिस तरह आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भारतीय संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, तो उसी तरह किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को विधि बनाकर दे सकती है कि नहीं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि विधि बनाकर अपने देश के हिस्से को किसी अन्य देश को दे दें। वैसा करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो वहीं नवा संविधान संशोधन 1960 में भारतीय संसद ने नवा संविधान संशोधन 1960 में किया, जिसमें बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। नवा संविधान संशोधन करके 1960 में बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। वैसा ही केस एक मामला आया था 16 मई 1974 को। उस समय थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हमारे देश की और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की पीएम, और इन लोगों के बीच समझौता हुआ कि जो बांग्लादेश का क्षेत्र हम में पड़ता है आप हमसे ले लीजिए और भारत का क्षेत्र जो बांग्लादेश में पड़ता है उसे आप हमें दे दीजिए। तो उसमें भी फिर संविधान संशोधन करना पड़ा, क्योंकि आप बिना संविधान संशोधन
किसी भी राज्य के या किसी भी देश के क्षेत्र को किसी अन्य देश को नहीं दे सकते हैं। तो उस तरह 6वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया और यह भी बहुत लंबित मामला, इंदिरा गांधी के समय से ही अटका मामला, या अभी 2015 में बीजेपी के सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यह मामला शांत हुआ। 6वां संविधान संशोधन 2015 के तहत संविधान संशोधन करके बांग्लादेश के क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को भारत में ले लिया गया। तो उस तरह बांग्लादेश को हम लोगों ने कितना क्षेत्र दिया, 10,500 वर्ग किलोमीटर भारत ने बांग्लादेश को जमीन दी और बांग्लादेश ने भारत को 6,000 वर्ग किमी की जमीन दी। यानी कि भारत और बांग्लादेश ने अपने ज़मीनों का आदान प्रदान कर लिया। बांग्लादेश को भारत से कितना मिला, ये आपको 10,500 वर्ग किलोमीटर, और बांग्लादेश यानी कि भारत को बांग्लादेश से कितना मिला, 6,000 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह ये मामला 16 मई 1974 से जो चला आ रहा था वह पूर्णतः 6वां संविधान संशोधन 2015 के तहत समाप्त हुआ। तो इस तरह हम लोगों ने भाग 1 यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र को देखा और इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो यूजफुल लगे, अगर आपको कुछ सीखने को मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।